नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। संसद में श्वेत पत्र पेश कर सकती है सरकार। यूपीए कार्यकाल पर जारी होगा ये श्वेत पत्र। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। वित्त मंत्री कल जारी कर सकती हैं श्वेत पत्र। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने आ रही है। बड़ी खबर, आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर होगा ये श्वेत पत्र। केंद्र के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस पार्टी, यानी श्वेत पत्र के अपोज में ब्लैक पेपर लेकर, यानी काला पत्र लेकर के आएगी कांग्रेस पार्टी। मोदी सरकार के 10 साल पर ब्लैक पेपर सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। खड़गे ब्लैक पेपर जारी कर सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। यानी कांग्रेस बनाम बीजेपी और यूं कह लें सत्तारूढ़ बनाम विपक्ष आज देखने को मिलेगा। सरकार जहां श्वेत पत्र रखेगी, वहीं विपक्ष ब्लैक पेपर यानी काला पत्र लेकर आज हाजिर हो सकती है। यानी आज संसद में पूरी तरीके से ये मानकर चलिए कि हंगामे के पुरजोर आसार हैं और इनके बीच, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। चुटकुले अंदाज में उनके बयान को लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज इतना कुछ बोल पा रहे हैं, उसकी पीछे वजह साफ तौर पर ये, क्योंकि आज कमांडर नहीं है, ना विंग कमांडर है, ना कमांडिंग पोजीशन का कोई अधिकारी। यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ना होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा इसीलिए इनको इतना मौका मिला और मैं इस आज़ादी के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इतने पर ही नहीं रुके, तमाम मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए। यहां तक कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर भी निशाना साधा और वो समय याद दिला दिया जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से कहें मुश्किल का सबब बना रहा। और यही नहीं, यहां तक कि लोकसभा के बाद जब राज्यसभा में मोदी बोले तो उन्होंने जमकर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि हमारी सरकार में हमने गरीबों के साथ न्याय किया, हमने वंचितों को आगे रख करके काम किया, लेकिन आपने उन्हें पीछे कर दिया क्योंकि आपकी पार्टी वंचितों को नहीं मानती है। पंकज वानखेड़े मेरे साथ इस समय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज श्वेत पत्र के ये कहा जा रहा है कि संसद में श्वेत पत्र आ सकता है और इसी के विपक्ष में ब्लैक पेपर भी लेकर आ जाएगी कांग्रेस पार्टी। जमकर हंगामे के आसार। बिल्कुल, बेशक। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट के पेश करते हुए यूपी सरकार के दौरान जो देश की आर्थिक स्थिति और एनडीए सरकार के दौरान देश में आर्थिक स्थिति में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार श्वेत पत्र लेके आ सकती है आज, क्योंकि खबर पहले आ चुकी थी कि कल या शुक्रवार या गुरुवार को आ सकता है, लेकिन जो खबर बता रहे हैं कि वो आज आ सकता है और उसके जवाब में कांग्रेस आज ब्लैक पेपर ला सकती है उसका जवाब देने के लिए। तो माना जा रहा है कि आज विपक्ष और पक्ष के बीच में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी सदन के अंदर हो सकती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल के यूपीए कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए थे, बताए थे कि किस तरह महंगाई थी और तमाम बदलाव की जरूरत थी, लेकिन वो बदलाव नहीं हुए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज श्वेत पत्र के थ्रू कहने के यूपीए सरकार में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी उसको लेकर आज जानकारी दी जाएगी। सीताराम येचुरी को लेकर भी कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो कह रहे थे अपमान का तो सिलसिला आपकी सरकार से शुरू हुआ है, आप किस मुंह से हमें कह रहे हैं, आपने अपने अध्यक्ष तक को नहीं संभाला और वहां तक को उनको बाहर जाने का मौका दे दिया था, जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया था। तो यानी कल जो 3 बार हुए थे, पहला आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने बीजेपी ने यानी खासतौर पर प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार को घेरा, दूसरा आप ये मानकर चलिए सम्मान भारत रत्न की बात कर रहे थे कि आप सिर्फ अपने अपनों को देते रहे। तो यानी इन 2 पर आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, बेशक। देखिए अंकित की प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में बोल रहे थे उसके बाद राज्यसभा में वो लगातार उन तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते नजर आए थे जिन जिन के कार्यकाल में महंगाई और तमाम चीजें थी। उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रधानमंत्रियों को, इन तमाम सरकारों को बीमारी पता था लेकिन बीमारी का इलाज करना नहीं आता था। ये सवाल आर्थिक मोर्चे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष महंगाई को लेकर एनडीए सरकार पर सवाल खड़ा करता है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उल्टा यूपीए सरकार के दौरान जो महंगाई और आर्थिक स्थिति उसको लेकर सवाल खड़ा किया और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस के तमाम के दौरान प्रधानमंत्री जितने भी रहे उनको लेकर सवाल किया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ किया है कि जिस तरह से पिछले 10 साल में मौका था विपक्ष को अपने आप को प्रूफ करने का, विपक्ष वैसा प्रूफ नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं तमाम मोर्चे में विपक्ष विफल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा है। लेकिन आज देखना पड़ेगा अंकित, जब श्वेत पत्र लाया जाएगा तो क्या क्या आरोप, क्या क्या स्थितियां उस वक्त में रहे हैं, उसको लेकर जिक्र होगा। ठीक है पंकज, एक चीज ये समझाइए, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पूर्व सरकार का यानी 10 साल पहले का श्वेत पत्र लाना पड़े? मतलब लोकसभा चुनाव में जाना है तो ऐसी क्या मजबूरी है आपको लगता है कि बीजेपी को श्वेत पत्र लेकर आना पड़ रहा है, वो भी पुरानी सरकार का? देखिए बेशक अंकित ये सवाल जरूर है, लेकिन देखिए आप समझिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल पे विकास कार्यों को लेकर लगातार योजनाओं को लेकर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाती नजर आई है, और ऐसे में विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी को सरकार को घेरते नजर आए हैं। तो ऐसे में सरकार कंपेयर कराना चाहती है, बताना चाहती है कि यूपी सरकार में 2004 से 2014 के दौरान महंगाई कितनी थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और अब देखिए 2014 से लेकर 2024 के बीच में आर्थिक स्थिति कैसी है और महंगाई के दर क्या है। इसको लेकर कंपेयर कराना चाहती है कि उस दौरान में कितनी महंगाई थी, कितना भ्रष्टाचार था, और अब देखिए अब जो सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें कितना बेहतर काम हो रहा है। तो कह रहे कि ये जरूर एक पैरेलल कंपटीशन या कंपेयर के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा श्वेत पत्र में और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पंकज आपका। तो मोदी सरकार श्वेत पत्र लेकर आएगी और दूसरी तरफ इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ब्लैक पेपर यानी काला पत्र लेकर पहुंचेगी, यानी दोनों सरकारें एक दूसरे पर आज वार प्रतिवार करते हुए नजर आएंगी और कोशिश ये कि किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव में अपनी द्वारा की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके और दूसरे की खामियां गिनाई जा सके। आज इसी पर खास हंगामा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को एनडीए से जोड़ने की अटकलें तेज होती चली जा रही हैं। लगातार कल भी ये खबर कि आरएलडी जो है एनडीए का दामन थाम सकती है, आईएनडीए गठबंधन छोड़कर। सबकी निगाहें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर टिकी हुई है। माना तो ये तक जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी का मामला सुलझा लिया है और दक्षिण भारत के लिए बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है, यानी सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब जो प्रसारित होगा वो ये मानकर चलिए कि लाइव नहीं, वो चीजें होंगी जो पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है। यानी ये मानकर चलिए बीजेपी कम से कम चल रही है कि आरएलडी जो है उसके खेमे में है और अब बारी दक्षिण के दुर्ग को भेजने की है, और इसीलिए टीडीपी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में लौटने की अटकलें भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा है कि एनडीए को घेरने के लिए जिस इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था वो अब टूटकर खत्म होने की कगार पर आ चुका है। एक के बाद एक उसके साझेदार एनडीए से जुड़ते जा रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश का भी ऐसा ही हाल देखने को मिल सकता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में भी मुलाकात की है। इस मुलाकात से तो लोग यही कयास लगा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और शायद एक बार फिर से बीजेपी और टीडीपी प्रदेश में साथ आ सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है और इससे पहले कई नामों के तहत ईडी भी इन पर पूछताछ कर चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने कल अमित शाह से यानी गृह मंत्री से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि एनडीए का जो कुनबा है वो अपने घटक दलों के साथ और विस्तार कर रहा है, क्योंकि दक्षिण के दुर्ग को भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशस्त रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से हर खेमे में सेंध लगा दी जाए और उनके लोगों को खुद में शामिल करा लिया जाए। और तमाम ये जो नेता का सिलसिला लग गया है वो एक दर एक इनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो देख पाएंगे कि देखिए कैसे एक के बाद एक इसमें शामिल हो गए। पहले बिहार, फिर अब से चंद्रबाबू नायडू भी, और इधर दूसरी तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो एक दर एक लोग एनडीए के कुनबे को बढ़ा रहे हैं। जहां आईएनडीए गठबंधन को झटका है वहीं एनडीए के लिए कहीं ना कहीं ये सुकून देने वाले पल के लिए मान सकते हैं। अगली खबर लिए चलते हैं, आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां पर आज आम चुनाव जारी है।
कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान में मतदान हो रहा है। पाकिस्तान में सुबह 8:30 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और पाक नेशनल असेंबली की 266 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पाकिस्तान के चुनाव में 5121 उम्मीदवार मैदान में। पाकिस्तान में PML-N और PPP के बीच कड़ी टक्कर है। बैलेट पेपर के जरिए हो रही है वोटिंग, आपको जानकारी दे रहे हैं। देर रात तक नतीजे आने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। पाकिस्तान में आज ये बड़ा चुनाव है, आम चुनाव है। तो जरदारी यानी PPP के जो पार्टी के अध्यक्ष है वो जरदारी और उनकी पार्टी है, और PML-N ये नवाज शरीफ की पार्टी है। साफ तौर पर दो पार्टियों के बीच आज ये टक्कर देखने को मिलेगी, कड़ी टक्कर, जो मानकर चलिए पाकिस्तान के चुनाव जो पाकिस्तान के नज़र रखते हैं उनके लिए। और कल ही ब्लास्ट भी हुआ था पाकिस्तान में, मैं आपको जानकारी दे दूं। और इन सब के बीच, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जो अभी वहाँ की हालिया स्थिति है वो इस कदर बिगड़ी हुई है कि वहाँ चुनाव ऐसे में हो पाना, यानी सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के चुनाव हो पाना, अपने आप में एक चुनौती भरा है पाकिस्तान के लिए। ये बात कही जाती है क्योंकि वो मुल्क है जहां UN भी कई बार चिता चुका है और भारत तो लगातार लताड़ता ही रहा है। पाकिस्तान में नई सरकार चुनने के लिए आज आम चुनाव हो रहा है। ये 12वां राष्ट्रीय आम चुनाव है पाकिस्तान का। अगर बात करें तो जो रिपोर्ट्स वहाँ की आती है सामने, उसमें माना जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। आपको याद होगा नवाज शरीफ कुछ सालों पहले ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो वो विदेश में जाकर बैठे रहे और उसके बाद फिर कुछ समय उन्होंने जेल में भी बिताया है। और इन सब के बीच पाकिस्तान में आज बिलावल भुट्टो के साथ जरदारी PPP पार्टी, इन दोनों की टक्कर आज देखने को मिलेगी। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। यात्रा दोपहर 12 बजे रायगढ़ के रेंगरपाली पहुंचेगी। बॉर्डर पर फ्लैग हैंड सेरेमनी भी की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय रायगढ़ में चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी ये दी है। उन्होंने आगे बताया है कि 8 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पहुंचेगी, जहां सबसे पहले रेंगरपाली बॉर्डर पर उनका आत्मीय स्वागत किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसके बाद झंडा आदान प्रदान भी होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को रायगढ़ जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है। 11 फरवरी को राहुल गांधी काशीराम चौक से रायगढ़ शहर के भ्रमण की शुरुआत करते नजर आएंगे और इसके बाद ये यात्रा खरसिया होते हुए शक्ति व कोरबा की ओर रवाना हो जाएगी। इन जिलों में होते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले भी पहुंचती नजर आएगी। तो कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम आज साफ तौर पर देखने को मिलेगा और साफ ये यात्रा अब जो है छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और इस यात्रा को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को रायगढ़ जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और 11 फरवरी को राहुल गांधी काशीराम चौक से रायगढ़ शहर के भ्रमण की शुरुआत करते नजर आएंगे। और इन सब के बीच इस यात्रा में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कहते हैं, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां तक अब तक मानकर चलिए कि कुछ महीनों पहले तक खुद कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस के हाथ से ये क्षेत्र भी जा चुका है। तो ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा बेहद अहम हो जाती है और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी खास तौर पर अपने कार्यालय रायगढ़ में चर्चा के लिए भी तैयार है। और इन सब को लेकर के ये कहा जा रहा है कि रायगढ़ के रेंगरपाली पहुंचेंगे जब राहुल गांधी, तो वहां उनका बॉर्डर पर फ्लैग हैंड सेरेमनी होगी। कांग्रेस कार्यालय रायगढ़ में चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस चीज़ की जानकारी भी दे चुके हैं कि 8 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले पहुंच जाएगी। यानी आज रायगढ़ में होंगे राहुल गांधी और जहां सबसे पहले रेंगरपाली बॉर्डर पर उनका आत्मीय स्वागत होगा, जिसके बाद झंडा आदान प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को रायगढ़ यानी आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पहुंच रही है। 11 फरवरी को राहुल गांधी काशीराम चौक से रायगढ़ शहर की भ्रमण की शुरुआत करते नजर आएंगे। इसके बाद ये यात्रा खरसिया होते हुए शक्ति व कोरबा की ओर रवाना हो चलेगी। इन जिलों से होते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले भी जाने वाली है।
सूरजपुर ज़िले में भी ये यात्रा पहुंचेगी। और जैसे कि देखिए, राहुल गांधी का अंदाज रहा है कि वो हर क्षेत्र में जाते हैं और मोहब्बत की दुकान नाम से वो इसमें लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। और छत्तीसगढ़ में आज वो कैसे संवाद स्थापित करेंगे और क्या कुछ तस्वीरें निकलेंगी, उसको लेकर बड़ी जानकारी आपको कुछ ही देर में हम देने लगेंगे। जिला पुलिस की तरफ से पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजनांदगांव जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। संभाग के आईजी दीपक झा और जिला पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश में शासकीय स्कूल में जाकर मौलिक मार्गदर्शन किया जा रहा है। वहीं पुलिस के कई अनुभागों में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। यह आयोजन कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ से ग्रामीणों को जोड़ने की अनोखी पहल के रूप में देखी जा रही है, जिसमें डोंगरगढ़ अनुविभाग के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। इस मौके पर आईजी दीपक झा ने पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवक युवतियों को पुस्तक वितरण भी किया है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को हेलमेट भी भेंट किए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजनांदगांव की तस्वीरें हैं जो कि डोंगरगढ़ में है। और तस्वीरें ये राजनांदगांव जिला पुलिस का एक कार्यक्रम है, सामुदायिक पुलिसिंग का नवा अभियान। इसमें कम्युनिटी को जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उसी के तहत ये कबड्डी का प्रतियोगिता एक रखा गया है और ये सब डिवीज़न लेवल के आज ये मैच चल रहा है, जिसको शीघ्र ही अलग सब डिवीजन में करने के पश्चात पूरे जिले लेवल पे फाइनल मैच किया जाएगा। और आज इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए भी एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि अभी ट्रैफिक वीक चल रहा है ट्रैफिक अवेयरनेस का। उसके माध्यम से हेलमेट वितरण किया गया ऐसे लोगों को जिन लोगों ने जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है। और साथ में जो एक पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है और अग्निवीर के लिए, दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ऐसे बच्चे को जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ट्रेनिंग चलवाया जा रहा है जिला पुलिस के द्वारा। और उनको हम लोगों ने भी एक कुछ पुस्तक और कुछ मटेरियल भी वितरण किया है। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और आप सभी के माध्यम से मैं सभी बताना चाहूँगा, कृपया जिला पुलिस बल राजनांदगांव से जुड़े और सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में। नारायणपुर जिले के ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां ग्रामीणों ने कहा है कि पुलिस ने गश्त सर्चिंग के दौरान अबू झमाड़ के डुमनार, कोडनार और उसेली में ग्रामीणों के साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है। साथ ही घर में लूटपाट तोड़फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया है। साथ ही गांव के कुछ लोगों को पकड़कर भी लेकर गए हैं। उनसे मिलने जा रहे थे, जो आका बेड़ा पुलिस कैंप से आगे जाने उन्हें नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक के नाम आका बेड़ा कैंप में ज्ञापन कैंप से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं 7 दिन में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तस्वीरें इसी आंदोलन की। बेसिकली ज़िले में सुरक्षा बल के द्वारा जो है नक्सल विरोधी अभियान अंदरूनी क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। और उक्त नक्सल विरोधी अभियान में नक्सली जो है भयभीत होकर ग्रामीणों को आगे करके जो है झूठी शिकायत हेतु दबाव बनाया जा रहा है। सुरक्षा बल के द्वारा जो है अनुशासित रहकर और आम जनता के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है सर्चिंग गश्त किया जा रहा है। और सुरक्षा बल पर लगाए गए जो आरोप हैं वह जो है बेबुनियाद है। हमारे बस्तर में माड़ इलाका में ऐसा शोषण चली है सर, देखिए आज तक ऐसा इतना घटना नहीं घटी थी। जो हमारे अपने जंगल एरिया में जहाँ व्यक्ति घूमता है, अकेला 1 या 2 व्यक्ति घूमते रहते हैं, उसे उनके ऊपर जो पुलिस गश्त जो डीआरजी बैच और बस्तर फाइटर्स गोली मारकर 2 लोगों की हत्या की है और 2 घायल हैं। और ऐसी कोडनार में 3 व्यक्ति सेल्फी पीने जा रहे थे, उन्हें भी पकड़कर जेल ले गए। अभी हम लोग को नारायणपुर सुलिंगा थाना में जा रहे थे, वहाँ पर ले गए हैं बोल के, मतलब वहीं ले जाते हैं तब वहीं ले गए हैं बोल के जाने वाले थे, लेकिन यहाँ हमको थाना वाले रुका दिए, तब हम लोग नहीं पाए। कौन से थाना वाले रुका? यही यहाँ का बड़ा वाले। हम लोग को
आवेदन मतलब आगे तक पहुंचाएंगे, वही से थाना प्रभारी मन बोले, तब हम लोग नहीं गए। खबर कोरबा से है, जहां तीसरी बार खदान की ऊपरी जमीन धंस गई है। वहीं जान मान का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। लगभग 3 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी ये दरार जमीन में देखी जा सकती है। कोरबी चोटिया इलाके में संचालित हो रही SECL की विजय वेस्ट भूमिगत खदान के ऊपरी हिस्से की जमीन धंसने की खबर सामने आई है। वहीं तीसरी बार हुए इस तरह के घटनाक्रम से इलाके में साफ तौर पर दहशत का माहौल बन गया है। तस्वीरें बेहद संवेदनशील है। विधानसभा में UCC विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य और एक तरीके से कहें बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किए सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिखाया है। आगे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये कानून पूरे भारत में लागू होगा। धीरे धीरे सभी राज्य इसको अपनाएंगे और पूरे देश को समान नागरिक संहिता कानून से आच्छादित करता नजर आएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद दुराचार, अनाचार, विषमता, असमानता सब कुछ दूर हो जाएगी। महिलाओं के लिए यह बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये बात खुद रखते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अवनीश गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, कल ये बिल पास हो गया है, प्रदेश में इसको लेकर के क्या खुशी, क्योंकि तस्वीरें हम बीजेपी मुख्यालय के दिखा रहे हैं, और इसके अलावा बाकी प्रदेश में इसको लेकर के क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अंकित, यहाँ पे कल कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक दिन था जिसकी निगाहें पूरे भारतवर्ष पे लगी हुई थी। अब भारत के पटल पे जो है यहाँ पे जो है जिस तरीके से ये पहला राज्य हो गया है UCC लागू करने वाला, और इसको लेके पूरी तरीके से जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है यहाँ पे खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे उन्होंने कहा जो है भव्य स्वागत किया गया। पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश कार्यालय तक उनको जो है फूल की बरसात करते हुए ले जाया गया। वहां पर खुद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो 2022 में जो हमारा संकल्प था, जिस तरीके से हमने जनता से वादे किए थे कि समान नागरिकता का कानून जो है वो लागू किया जाएगा, उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने जो है कई लाखों लोगों के सुझाव मांगे, टीम गठित की गई, उनके जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वार्तालाप की गई, सीधे संवाद किया कई हजार लोगों से, तमाम चीजों को लेके यहाँ पर जो है विपक्ष का साथ की बात की थी। परंतु लगातार जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था कि उनका कहना था कि हमारे से सुझाव नहीं लेंगे, इसका भी खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि खुली बात की गई थी विपक्ष से भी कि भाई आप आइए, इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए सदन में भी समय दिया गया था। परंतु कल देर रात जिस तरीके से ये ध्वनि मत से जो है ये पारित किया गया, वो अपने में एक ऐतिहासिक दिन जरूर था। यहाँ पर इसको लेके पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि खास करके महिला वर्गों की बात करें, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, पूरे सभी वर्गों को इसका फायदा होगा, और अब ये धीरे धीरे पूरे देश में जो है लागू होने की कगार पर है। जी अवनीश, साफ तौर पर आप भी कह रहे हैं कि ध्वनि मत से पास हो गया है, लोगों में इसको लेकर के क्या चेतना है या कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप को लेकर जो इसमें प्रावधान है वो उनके पर्सनल ऑरा में सरकार घुसने या हस्तक्षेप करने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे खास करके हमारी युवा वर्कर से भी बात हुई है, जो खास करके इस तरीके की तवज्जो देती थी, महिलाएं थी, छात्राएं थी, ये तमाम चीजों को लेके। परंतु जिस तरीके की अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इसमें उनकी प्राइवेसी पे कोई आघात नहीं है। खास करके बात करें जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की बात की है, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान एक पहले भी मैरिज एक्ट में था यहाँ पर, परंतु वो को इम्प्लीमेंट कर दिया गया क्योंकि लोग उसको जो है नहीं मानते थे। इसको लेकर रिलेशनशिप की जो बात थी, लिविंग रिलेशनशिप की, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा वर्ग जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा वो कर रहा है, तवज्जो दे रहा है, उसको लेकर अब यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से पहले यहाँ पर देखा जाए कानून की धज्जियां उड़ती थी, लड़का लड़की आपस में अलग हो जाते थे, लड़का भाग जाता था या लड़की अलग से चली जाती थी, ये तमाम जो है यहाँ पे रोक जरूर लगेगी। जी बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।